वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम और सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर इज गोइंग ऑन, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी कर लिया था। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में ट्रेडिशनल नोशन सिक्योरिटी एक्सटर्नल, ट्रेडिशनल नोशन सिक्योरिटी इंटरनल, दोनों कर लिए थे। एक्सटर्नल में हमने क्या करा था, जब एक कंट्री पे किसी बाहर से किसी कंट्री से वॉर या अटैक होता है तो ये ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल है। और ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल में हमने क्या करा था, जब कंट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो दो कम्युनिटी के बीच में हो, चाहे रिलीजन के बेस पे हो, चाहे रेसिज्म के बेस पे हो, या एथनिसिटी के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, किसी भी रीजन से अगर कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का इंटरनल पोर्शन है। गॉट इट? आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें हमने एवरी इंडिविजुअल पर्सन की ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की है। ऐसा नहीं कि अगर वॉर से, अटैक से उसको सिक्योरिटी दे दी गई तो वो सिक्योर है, नहीं, उससे तो एक स्टेट सिक्योर है, एक कंट्री सिक्योर है। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक कंट्री सेफ है, एक स्टेट सेफ है तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन भी सिक्योर है। नो, और भी बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जिससे मानव जाति को खतरा है। जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी पढ़ेंगे हम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, कि ह्यूमन बीइंग को किन किन प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन, वो कौन से इश्यूज हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, एपिडेमिक्स, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिटेल में करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से के साथ ही समझाऊंगी और आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में। ओके, स्टार्ट करें। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, कॉपरेशन भी कर लिया था कल हमने, सारी ट्रीटीज कर ली थी। ओके, आई होप कि आप सबको लर्न हो गई होंगी और अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। चलो, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो किसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में तो हम स्टेट और टेरिटरी उनकी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन में हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड है। सिक्योरिटी फॉर who? Proponents of non-traditional security reply not just the state but also individuals or communities or indeed all of humankind. Very very important line. जब एग्जाम में आप आंसर लिखेंगे तो इस तरीके की जो लाइन्स हैं वो आपको ज़रूर लिखनी है। आपके आंसर को एक वेटेज मिलती है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। ओके, सिर्फ स्टेट की बात नहीं करते, हर एक इंडिविजुअल, हर एक कम्युनिटी की, ह्यूमन काइंड की सिक्योरिटी की बात करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। फर्स्ट हम करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, क्योंकि हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने हमारे पास मिलिट्री बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं तो हमारी कंट्री सिक्योर हो गई और जितने भी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है वो सब सिक्योर है। नहीं, हम यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल पर्सन की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन सिक्योर, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है या मिसाइल्स हैं या वेपन्स हैं तो एवरी इंडिविजुअल पर्सन सिक्योर है। नो, इट्स रॉन्ग। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग, बट सिक्योर स्टेट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। अभी मैंने यही बताया कि जरूरी नहीं कि लोग भी सिक्योर हो जाएंगे। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल बट इट इज सर्टेनली नॉट अ सफिशिएंट वन। सिर्फ मिलिट्री से, अदर कंट्री के अटैक से कंट्री को सिक्योर करने से ह्यूमन काइंड या ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं हो सकती। ड्यूरिंग द लास्ट 100 years मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट देन बाय द फॉरेन आर्मीज। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आप जरूर मेंशन करेंगे। और क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है। एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर से लोग मारे जा सकते हैं, एपिडेमिक से लोग मारे जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं, उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, हंगर से लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? अगर हम
देखें नंबर ऑफ पीपल जो इस रीजन से मारे जाते हैं, तो वॉर में जितने लोग मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग एपिडेमिक से, नेचुरल डिजास्टर से, हंगर से, इस रीजन से मारे जाते हैं. गॉट इट? All proponents of human security agree that its primary goal is the protection of individual. Every individual person secure रहे. Okay. Proponents of broad concept of human security argued that the threat agenda should include hunger, disease, natural disasters because these kill far more people than war, genocide and terrorism combined. Again ये लाइन बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ठीक है, और इसको भी आप एग्जाम में जरूर मेंशन करना. लॉन्ग क्वेश्चन में ही ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क में, तो उस टाइम आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करके और अंडरलाइन करके लिखना है कि अगर हम सिक्योरिटी के एजेंडा की बात करें तो इसमें हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, ये सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि वॉर, जेनोसाइड और टेररिज्म से जितने लोग मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग हंगर, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर से मारे जा रहे हैं. क्लियर? अब सेकंड पॉइंट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट. किससे प्रोटेक्शन चाहिए लोगों को? अगर कोई टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली, जेनोसाइड की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, discrimination between people on grounds only of religion or race are viewed as crime against humanity. Okay? अगर prisoners के साथ brutal treatment होता है, उनको torture किया जाता है, genocide से लोग मारे जाते हैं. जर्मनी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे यहूदियों के साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिटलर के द्वारा किया गया था, जेनोसाइड हुआ, ब्रूटली उन लोगों को मारा गया. तो ये क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर. तो हर ह्यूमन बीइंग का ये राइट है कि उसे फियर से फ्रीडम मिले, डर डर के नहीं जीना है. सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम वांट. जब तक बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तो कोई कैसे सरवाइव कर पाएगा? हंगर, want of shelter, extreme poverty, diseases and total lack of medical care which cause a large number of deaths in many countries. अगर freedom from basic need, किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो भूख से ही मर रहे हैं. want of shelter, रहने को घर नहीं है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो इसी तरीके से उनको कितने दिन तक खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे. डिजीजेस, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अपना ट्रीटमेंट कराने को, उससे लोग मारे जा रहे हैं. मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा सकें, तो इस वजह से भी कितने सारे लोग मारे जाते हैं. तो इससे सिक्योरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो फर्स्ट फ्रीडम फ्रॉम फियर, सेकंड फ्रीडम फ्रॉम वांट. क्लियर हो गया? थर्ड, द ग्लोबल सिक्योरिटी. हम पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं. ये द सिक्योरिटी एमर्ज्ड इन 1990s इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स एंड बर्ड फ्लू एंड सो ऑन. नो कंट्री कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन. ग्लोबल सिक्योरिटी की बात, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, क्या ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम है? नो. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और ट्रीज को बहुत ज़्यादा काटा गया तो क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हुई. ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है. तो इससे भी कितने ज़्यादा लोग हर साल नेचुरल डिजास्टर की वजह से मारे जाते हैं. एपिडेमिक्स, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां जो वन कंट्री से अदर कंट्री में स्प्रेड हो जाती हैं और कितनी सारी पॉपुलेशन, नंबर्स ऑफ पीपल मारे जाते हैं. तो ये भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंडर एक बहुत बड़ा इशू है जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वन कंट्री में हैव टू disproportionately bear the brunt of a global problem such as environmental degradation, for example due to global warming. A sea level rise of 1.5 to 2.0 meters would flood 20% of Bangladesh, Maldives and Thailand. सेम वही बात, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, कितने से बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड का कितना एरिया वो वाटर में डूब गया. थ्रेट्स टू ह्यूमन सिक्योरिटी कैन नॉट बी मेट बाय एनी सिंगल स्टेट. एक इंडिविजुअल, एक अकेली कंट्री इन सारी प्रॉब्लम से नहीं लड़ सकती है, ना इन चैलेंज को फेस कर सकती है. हैंस द चैलेंजेस
to security require great effort and determination on the part of actors other than states, and especially increased involvement of the United Nations and its agencies such as the UNESCO, WHO, Human Rights Council and the World Bank. हमें इन सारी एजेंसीज के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और इन चैलेंजेस को खत्म करना पड़ेगा. ओके, चलो. सम न्यू थ्रेट्स टू सिक्योरिटी. अब बहुत सारी न्यू थ्रेट्स भी है जिसमें हम टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा आपका है वियोलेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे. चलो, इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं. जैसे हमने हंगर की बात करी, ठीक है, तो आपको पता है हर साल कितने लोग हंगर से मारे जाते हैं. अगर मैं बताऊं, करंट डाटा मैंने चेक किया था, 9 मिलियन पीपल हर साल हंगर की वजह से मारे जाते हैं. नेचुरल डिजास्टर से बात करें तो 60,000 पीपल अप्रॉक्स एवरी ईयर नेचुरल डिजास्टर की वजह से मारे जाते हैं. फिर वो नेचुरल डिजास्टर सुनामी, फ्लड, वाइल्ड फायर, कोई भी हो सकता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट. ओके, अगर बच्चों की बात करें, जो 1 to 5 ईयर तक के बच्चे होते हैं, उनकी जो 45 बच्चों की जो डेथ होती है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है. ठीक है, तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट हमें नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंडर पढ़ने हैं. ओके, क्योंकि सिर्फ वॉर से तो नहीं लोग मारे जाने. देखो मैंने कितने सारे एग्जांपल दिए, नेचुरल डिजास्टर का एग्जांपल दिया, हंगर का एग्जांपल दिया आपको. ठीक है, बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से मारे जा रहे हैं. ओके, फिर फ्रीडम फ्रॉम फियर. हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो बिना किसी फियर के साथ सरवाइव करें. बच्चे, वुमेन, कोई भी हो, ओल्ड पीपल हो, रिच हो, पुअर हो, सबका राइट है कि वो बिना डरे अपनी लाइफ को जिए. ओके, जैसे जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या हुआ था, वो कैसी लाइफ जी रहे थे, फियर वाली लाइफ जी रहे थे, क्योंकि उनका कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, किस तरीके से उन लोगों को मारा गया था. ठीक है, ओके. ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, क्या फ्लड, ड्रॉट, वाइल्ड फायर जैसी नेचुरल डिजास्टर हो रही हैं. ठीक है, कितने ज्यादा लोग इन्हीं कारण एवरी ईयर मारे जा रहे हैं. क्लियर हो गए. तो ऊपर के जितने भी हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस करे थे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, ह्यूमन सिक्योरिटी. और ह्यूमन कब सिक्योर होगा, जब उसे फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट और पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी होगी, तभी एक इंडिविजुअल पर्सन सिक्योर हो सकता है. एक साफ सुथरे एनवायरमेंट में, एक क्लीन एनवायरमेंट में जब हम सांस ले सकें तब हम सिक्योर हैं. अभी तो इतना पोल्यूटेड एनवायरमेंट है कि आधी से ज्यादा बीमारियां जो अब जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है. व्हाई? बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एनवायरमेंट. ओके, चलो. सम न्यू थ्रेट्स टू सिक्योरिटी. टेररिज्म. टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है जो हमने किसके अंडर रखा है, नॉन ट्रेडिशनल के अंडर. क्या है टेररिज्म? यूज ऑफ वायलेंस. वायलेंस का तो यूज करते हैं टू अचीव पॉलिटिकल और अदर ऑब्जेक्टिव. या तो इन्हें कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं या कोई अदर ऑब्जेक्टिव होता है इनका. टेररिस्ट एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड प्राइमरली एट इनोसेंट पीपल एंड अदर सिविलियन टारगेट. और टारगेट कौन बनते हैं इनके? हमारे जैसे लोग. रिसेंटली अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वो क्या था? वो एक टेररिस्ट अटैक था. द क्लासिक केसेस ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व हाईजैकिंग प्लेन्स और प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन, कैफेज, मार्केट्स और अदर क्राउडेड प्लेसेस. टेररिज्म किस तरीके से ये लोगों को डराते हैं, प्लेन हाईजैक करेंगे, जगह जगह बॉम्ब प्लांट कर देते हैं, चाहे वो ट्रेन में हो, मार्केट में हो, जिससे कितने सारे मासूम लोगों की जानें जाती हैं. प्लेन हाईजैक से मुझे याद आया 1999 में प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, याद होगा आपको. ठीक है, दिसंबर 1999 में हाईजैक प्लेन का एग्जाम्पल है. ओके, उसके बाद अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, किसके अगेंस्ट चलाया? टेररिज्म के अगेंस्ट चलाया. 2008 का मुंबई अटैक, ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, वो क्या था? टेररिस्ट अटैक था. ताज होटल अटैक. ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो अमेरिका का 11 सितंबर 2001 टेररिस्ट अटैक, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन अमेरिका, ये आप यहाँ पे लिखा ही हुआ है. अदर गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक हैव पेड मोर अटेंशन टू टेररिज्म.
जब अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है, जब वो सिक्योर नहीं है, जिसके पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स मिसाइल्स हैं, ओके, तो उसके बाद वर्ल्ड की सभी कंट्रीज एक साथ आई टेररिज्म के अगेंस्ट, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसे जड़ से खत्म करने के लिए। और उसी के बाद तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। Okay, in the past, most of the terror attacks have occurred in the Middle East, Europe, Latin America and South Asia. ज़्यादातर जो टेररिस्ट अटैक हैं वो मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया में हुए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स। जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं होंगे तब तक हम कैसे सिक्योर हैं? द यूएन चार्टर रीअफर्म its faith in fundamental human rights in the dignity and worth of human person. हर एक इंडिविजुअल पर्सन की डिग्निटी का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, वियोलेशन नहीं करना चाहिए। On 10 December 1948, the UN General Assembly adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. एवरी ईयर हम ह्यूमन राइट्स डे कब बनाते हैं? 10 दिसंबर। ओके, ह्यूमन राइट्स हैव कम टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: पॉलिटिकल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। थर्ड टाइप इज द राइट ऑफ कोलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज पीपल हैं या जो कोलोनाइज्ड कंट्री के अंडर जो लोग थे, उनके भी राइट्स का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। ह्यूमन राइट्स वियोलेशन इन साउथ अफ्रीका अंडर एपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका हैड बीन सब्जेक्टेड टू ग्रेव डिसेबिलिटीज इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। जब तक साउथ अफ्रीका को फ्रीडम नहीं मिली थी तब तक वहां क्या हो रहा था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और जो ब्लैक पीपल थे उनको हर फील्ड में, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर फील्ड में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। ओके, लेकिन अब जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के लिए ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा अवेयर है, तो अब ये ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन अब नहीं है, खासकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे तो नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि अभी भी ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन नहीं हो रहा। ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन तो शायद हर कंट्री में, चाहे वो पावरफुल कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो या पुअर कंट्री हो, हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स वियोलेशन है। वो बात अलग है, कंडीशंस अलग अलग हैं ह्यूमन राइट वियोलेशन के। ओके, वियोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। पहले तो ये था कि ठीक है, कोई स्टेट अपने लोगों के साथ क्या करता है ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, अपनी कंट्री के लोगों को वहाँ की जो कंट्री है वो अपने आप देखेगी। बट यूनाइटेड नेशन के चार्टर ने यूनाइटेड नेशन को ह्यूमन राइट्स को एनफोर्स करने का राइट दिया है, और तब से यूनाइटेड नेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव और अवेयर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स वियोलेशन के लिए पूरी तरीके से अवेयर है और ह्यूमन राइट्स वियोलेशन को होने से रोकती है। ओके, द यूएन चार्टर गिव्स यूनाइटेड नेशन द अथॉरिटी टू एनफोर्स ह्यूमन राइट्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ग्लोबल पॉवर्टी। बिल्कुल, अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, बीमारी में वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो क्या वो सिक्योर है? नो। इन वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ इट 650 करोड़ विल रीच 800 करोड़, सॉरी यहाँ पे आ रहा था, विद इन 25 years एंड मैनी इवेंचुअली लेवल आउट एट 900 to 1000 करोड़। आने वाले टाइम में इतने तक पहुंचेगी। बट एट प्रेजेंट की बात करूं तो इस टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन के अप्रॉक्स है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 1.46 बिलियन इतनी पॉपुलेशन है, तो आने वाले टाइम में यहां तक तो पहुंच ही जाएगी। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव्ड इन ईस्ट एशिया, Southeast Asia and West Africa. There are pockets of extreme poverty in sub-Saharan Africa also. इन countries में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है and high per capita income and low population growth make rich state or rich social group to get richer, whereas low incomes and high population growth reinforce each other to make poor states and poor groups get poorer. जो rich country क्या है, उनका हाई पर कैपिटा इनकम है, पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल लो है और
हाई पर कैपिटा इनकम, उससे क्या हो रहा है, वो और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं डे बाय डे। और अगर हम पुअर कंट्री की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम कैसी है, बिल्कुल लो, जिससे कि वो डे बाय डे पुअर होते जा रहे हैं। तो ग्लोबली दिस डिस्पैरिटी कंट्रीब्यूट्स टू द गैप बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड का जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वो रिच है और ज्यादातर जो पुअर कंट्रीज हैं वो साउथ में है। इससे कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी हो गई है नॉर्दर्न कंट्रीज में और साउदर्न कंट्रीज में। Okay, conflicts, ethnic tension and violence caused by insurgent groups usually took place in sub-Saharan Africa. This is the poorest region of the world. अगर हम सब साहारन कंट्री की बात करें तो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की वो सब सहारन में है। माइग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशन। पॉवर्टी इन द साउथ has also led to large scale migration to seek a better life, especially better economic opportunities in the north. देखो, रिच कंट्रीज यहाँ पे हैं, ओके, और पुअर कंट्री चलो साउथ में है। तो यहाँ के जो लोग हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए कहाँ जा रहे हैं, नॉर्दर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों, बेटर लाइफ के लिए, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए वहां पे। माइग्रेशन में बी मोर कॉमन फ्रॉम पुअर टू रिचर डेस्टिनेशन और नेशन। ऑब्वियसली पुअर टू रिचर डेस्टिनेशन की ओर वो जा रहे हैं। इट इज अ वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन फिजिकल एनवायरमेंट टू अ न्यूअर वन फॉर इकोनॉमिक और कल्चरल रीजन। ये वॉलंटरी मूवमेंट है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। मैं अगर जॉब करने अमेरिका जा रही हूँ, कनाडा जा रही हूँ, तो ये मेरा पर्सनल मैटर है। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे मुझे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मैं वहां पे ज्यादा अच्छा अर्न कर सकती हूँ। ओके, चलो, बट माइग्रेशन का सिर्फ ये रीजन नहीं होता कि वॉलंटरी ही माइग्रेट हो रहे हैं, बट एपिसोड्स ऑफ वायलेंस और जेनोसाइड ऑल्सो टर्न काउंटलेस पर्सन इनटू रिफ्यूजीज। वॉर की वजह से, वायलेंस की वजह से, जेनोसाइड की वजह से बहुत सारे लोग एवरी ईयर माइग्रेट होते हैं and they did not leave their towns or their country voluntarily. Instead, they were forced to leave their hearths and home. अपने घर बार को छोड़ के forcefully उन्हें अपने घर बार को छोड़ के जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का फियर है, अपनी सिक्योरिटी का फियर है। People who have fled their home but remain within national border are called internally displaced people. देखो, यहाँ पे दो लाइनें आ गई। देखो, एक तो हो गई ये कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये दो कंट्री है। एक जो पर्सन है वो वॉलंटरी या किसी वॉलंटरी भी जा सकता है, वॉर की वजह से, वायलेंस की वजह से अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चला गया। तो ये क्या है, ये माइग्रेशन है। बट कंट्री के अंदर ही, अगर कश्मीर का एग्जांपल लूं, यहाँ भी लोगों के साथ अगर वियोलेशन हो रहा है, किसी तरह का उन्हें वायलेंस फेस करना पड़ा, तो वो कश्मीर को छोड़ के इंडिया के अंदर ही अदर स्टेट में आ गए। तो ये क्या हो गया, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। समझ में आया, ये डिस्प्लेस्ड हुए, ये माइग्रेट नहीं हुए, क्योंकि कंट्री के अंदर ही हैं। ओके, एक बार क्लियर कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेस्ड पर्सन एंड रिफ्यूजीज। वैसे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउस एंड होम एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन देयर ओन कंट्री, दे आर डिस्प्लेस्ड। अभी मैंने समझाया। बट दोज हु फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री बिकॉज ऑफ वॉर और आर्म कॉन्फ्लिक्ट और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स आर कॉल्ड रिफ्यूजीज। अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वायलेंस की वजह से, अदर किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो अपना घर बार छोड़ के किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो फिर वो रिफ्यूजीज हैं, वो माइग्रेटेड हैं। फ्रॉम 1995, 70 states were involved in 93 wars which killed about 50 lakh people. As a result, individuals and families, whole communities have been forced to migrate because of generalized fear of violence or due to the destruction of livelihoods, identities and living environments. इतने सारे लोग मारे जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड्स के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट में जीने के लिए वो लोग अपना घर बार छोड़ के फिर किसी दूसरे देश में जाके वो शरण लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सुपरवाइजेस अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज के प्रोटेक्शन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हेल्थ एपिडेमिक्स, क्योंकि हर साल कितने ज्यादा लोग इन एपिडेमिक्स की वजह से मारे जाते हैं, सच एज HIV एड्स, bird flu, severe acute respiratory syndrome SARS have rapidly spread across countries through migration, business, tourism and military operations.
ये सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत रैपिडली स्प्रेड हो जाती हैं। फिर वो कोई भी रीज़न हो सकता है, माइग्रेशन के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू, किसी भी तरीके से ये एपिडेमिक्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड हो जाती हैं और फिर कितने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। वन कंट्री सक्सेस और फेल्योर इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीजेज अफेक्ट इन्फेक्शन इन अदर कंट्रीज। अगर हर कंट्री इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो अदर कंट्री पे उसका अफेक्ट कम पड़ेगा, और अगर नहीं कंट्रोल कर पाती हैं तो धीरे 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 फिर वो वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक बन जाती है। बाय 2003 एन एस्टिमेटेड 4 करोड़ पीपल वर इन्फेक्टेड विद HIV एड्स वर्ल्ड वाइड, 2/3 ऑफ देम इन अफ्रीका एंड हाफ ऑफ द रेस्ट इन साउथ एशिया। क्या देखा आपने, एशिया और अफ्रीका देशों की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। रेमेडियल ड्रग्स आर कॉस्टली। अगर हम अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे रेमेडियल ड्रग्स कॉस्टली हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुँच रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की वजह से। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, अफ्रीका और एशिया की बात करें, तो लोगों तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही हैं। अनलेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व, एड्स would continue to pose a great challenge to the peace and stability of poor nation। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करें, लेकिन स्टिल एड्स जैसी जो एपिडेमिक है वो अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है। एंड देयर वर हाई रेट्स ऑफ मॉर्टेलिटी ड्यू टू अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑल्सो सच एज डेंगू फीवर, चिकनगुनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। और ये भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। It is important to mention here that a disease become a broader security risk only when it has reached epidemic proportion। कोई भी डिजीज को हम एपिडेमिक की कैटेगरी में तभी रखेंगे जब बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड हो जाती है। एंड इट इज़ नॉट दैट एवरी डिजीज़ इज़ अ फॉर्मिडेबल चैलेंज टू ग्लोबल सिक्योरिटी। हर डिजीज़ को हम ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज नहीं मान सकते हैं। वो कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि 1 by 1 एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड हो जाती हैं और जिससे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं, उनको हम एपिडेमिक के अंडर रखते हैं। तो इन एपिडेमिक से लड़ने के लिए, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को एक साथ आना पड़ेगा और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जितनी एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। तभी हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंडर जितने भी इश्यूज आते हैं, जितने भी कंसेप्ट आते हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। आई होप कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। थैंक यू, बाय।